और आरक्षण को किस तरीके से बदनाम किया जाता है। कहते हैं कि आरक्षण देने से देश कमजोर हो गया है। आरक्षण के डॉक्टर से इलाज कराने में आपको डर लगता है, लेकिन डोनेशन के डॉक्टर से इलाज कराने में आपको डर नहीं लगता है। जो 1 करोड़ देकर के डॉक्टर बना है उससे इलाज कराने में आपको डर नहीं लगता है। जो घूस देकर के डॉक्टर बना है उससे इलाज कराने में आपको डर नहीं लगता है। अभी बनारस में पुल गिर गया था, वो घूस दे करके इंजीनियर बना था, वो आरक्षण से तो इंजीनियर नहीं बना था। फिर तब आपने सवाल क्यों नहीं पूछा? क्योंकि इस देश के भीतर जिनका पूरा का पूरा राजकाज गैर बराबरी से पे टिका हुआ है, उसके सामने जो बराबरी की बात करने वाले लोग हैं उनको देख करके घबराहट होती है। और जब हम बराबरी की बात करते हैं तो ये बराबरी की बात हम लिंग के आधार पर भी करते हैं। और हम कहते हैं कि महिला हो या पुरुष हो, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, तमाम विद्यार्थियों को एक तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए हम नारा लगाते हैं कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। इस बात को हमको लागू करना चाहिए। हम इस बात पे जोर देकर के कहते हैं कि इस देश के भीतर गलत यदि कोई भी करता है, चाहे हिंदू करे या मुसलमान करे, चाहे ब्राह्मण करे या दलित करे, इसका फैसला न्यायालय करेगी। पुलिस का काम है कि किसी भी अपराधी को पकड़ करके न्यायालय में प्रस्तुत करना, और न्यायालय का काम है कि उस अपराधी के संबंध में अपनी सजा को सुनाना। हम इस बात के समर्थक नहीं हैं कि भीड़ किसी भी चीज का निर्णय लेगी और हर चीज का फैसला रोड पर किया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हम जमहूरियत को कमजोर करेंगे और लोकतंत्र को कमजोर करके भीड़ तंत्र की स्थापना कर देंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इस बात को हमको समझना चाहिए कि कानून के सामने हर कोई बराबर है और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम इस बात के समर्थक हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दे को किस तरीके से गुमराह किया जाता है। जब हम कहते हैं कि इस देश की जो कृषक जातियां हैं, चाहे वो जाट हों, पटेल हों, मराठा हों, धनगर हों, या फिर वो मुसलमान जो सदियों से काश्तकारी का काम करते आए हैं, आर्टिजन का काम करते आए हैं, आज वो जातियां बिल्कुल बेरोजगारी के कगार पे हैं। बेरोजगारी के कगार पे क्यों है, इस बात को आप समझिए कि मान लीजिए मेरे पिताजी किसान हैं, उनके पास 1 एकड़ जमीन है और हम 2 भाई हैं, तो हम 2 भाइयों में आधा आधा जमीन बढ़ जाएगा। आधा एकड़ मेरे पास और आधा एकड़ मेरे भाई के पास। जब 1 एकड़ जमीन था तो हमारे पिताजी ने हमारा पेट भर लिया, हमको खिला पिला दिया, पशुपालन करके हमने अपना गुजारा कर लिया। लेकिन जब आधा एकड़ जमीन हमारे पास आएगा तो हम अपने बच्चों का भरण पोषण करने में कामयाब नहीं होंगे। और इसीलिए वो चाहते हैं, वो जातियां चाहती हैं, चाहे वो मराठा हो, पटेल हो, चाहे वो जाट हो, कि उनके बच्चों को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए इंट्री लेवल पे रिजर्वेशन देना चाहिए। तो उनको जातिवादी कहा जाता है। जो लोग हजारों साल से जाति के आधार पे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है और पेट से पैदा होते ही मंदिर का पुजारी बन जाता है, वहां आपको आरक्षण दिखाई नहीं देता है। और एक दलित का बच्चा पढ़ करके जब डॉक्टर बन जाता है तब आपको आरक्षण से पेट में दर्द होने लगता है। ये बेईमानी है आपकी, इस बेईमानी को आपको समझना चाहिए। और कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर देना चाहिए। अरे आर्थिक आधार पर आरक्षण तो इस देश में पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। मेरे पिताजी को मान लीजिए 1000 एकड़ जमीन है, तो पेट से पैदा होते ही मैं 1000 एकड़ का मालिक हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? ये आर्थिक आधार पर आरक्षण है कि नहीं है? यहाँ आपको आरक्षण नहीं दिखाई देता है। लेकिन इस देश के कमजोर लोगों को जब विशेष अवसर देने की बात करती है तो तब आप आरक्षण का विरोध करने लगते हैं। तो मैंने कहा अपने एक साथी को कि आरक्षण से यदि इतना दिक्कत है तो एक जो है न्यायपूर्ण बंटवारा कर लेते हैं। जिसकी जितनी आबादी होगी उसके उतने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं। मैं तो कहता हूं कि इस देश के 2% ब्राह्मणों के लिए 2% नौकरी फिक्स कर दो, 98% लोगों को आरक्षण देने की जरूरत ही नहीं है। बंटवारा न्यायपूर्ण अपने आप होगा। इस पे बात क्यों नहीं करते हैं? इस पे बात इसलिए नहीं करते हैं कि 2% लोग 50% रिसोर्स पे कब्जा जमाए हुए हैं, इसलिए इस पे बात नहीं करते हैं। इसीलिए इस देश के भीतर जितना भी न्यायपूर्ण सवाल है उसको भटकाने का कोशिश किया जाता है। क्या कहा जाता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। धर्म के आधार पर आरक्षण लोग मान भी नहीं रहे। क्या मुसलमान के भीतर कोई कुछ खास जातियां हैं, उनको आप ओबीसी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब आप उनको ओबीसी माना है, पहले उनको संवैधानिक अधिकार दिया है, तो जो दूसरी जातियां जो आज ओबीसी में शामिल नहीं हैं लेकिन काश्तकारी का काम करते थे, दर्जी का काम करते थे, जूता सिलने का काम करते थे, लोहार का काम करते थे, सुनार का काम करते थे, मशीन आने से क्या हुआ है कि उनके रोजगार छिन गए और उनका रोजगार छीनने से उनके भीतर बेरोजगारी बढ़ी है।
इस बेरोजगारी से जूझने के लिए। और ये हम नहीं बोल रहे, ये कोई मोहम्मद सलाहुद्दीन का कहना नहीं है, ये जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिश है कि कई जगह पे मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी ज़्यादा बदतर है। वैसी जातियों को अगर आप ऊपर लाने का प्रयास नहीं करेंगे तो समाज में एकजुटता कैसे बढ़ेगी, समाज एक कैसे होगा। हम आरक्षण की बात समाज को तोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम आरक्षण की बात समाज को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास धागे का 2 सिरा है, एक सिरे पे ब्राह्मण बैठा हुआ है और दूसरे सिरे पे दलित बैठा हुआ है। जब तक इस दोनों सिरे को हम आपस में नहीं मिलाएंगे और उसके बीच में प्रेम का गांठ नहीं लगाएंगे और उस धागे के भीतर न्याय का, समानता का, एकता का, बराबरी का ये फूल नहीं पिरोएंगे, तब तक एक सुंदर माला का निर्माण नहीं होगा, तब तक एक सुंदर समाज का निर्माण नहीं होगा, सुंदर देश का निर्माण नहीं होगा। इसलिए हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हम किसी का हक छीन करके किसी को हक देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक न्यायपूर्ण बंटवारे की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोई इंसान पिछले 5 पीढ़ी से एक अपलिफ्टेड इंसान है, उसके पास ताकत है, समाज में उसको जो है इज्जत है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, समाज में उसके पास संसाधन मौजूद है, तो वो जब चलना शुरू करेगा तो वो 5 किलोमीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार पिछड़ा है, जिसके माँ बाप कम पढ़े लिखे हैं, जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास जमीन थी लेकिन जमीन भाइयों में आपस में बंट करके जिसकी खेती किसानी बर्बाद हो गई है, किसान का बेटा किसान नहीं होना चाह रहा है या किसान का बेटा किसान बन नहीं सकता है, ऐसी स्थिति जब समाज में पैदा हुई है तो वैसे इंसान को हम बराबर कैसे करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि समाज को बराबर करने के लिए जो बढ़ी हुई उंगली है उसको काट देना चाहिए, लेकिन जो छोटी उंगली है उसके ऊपर जोड़ा तो जा सकता है। जो लाइन पहले से खींची हुई है उस लाइन को मिटाने की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बराबर में एक लाइन खींचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि समाज सशक्त तभी बनता है जब समाज में संतुलन होता है। जैसे मेरा चेहरा देख लीजिए और मेरे चेहरे को आप देश के तौर पे देखना शुरू कीजिए। अगर मेरी कान बहुत लंबी हो जाएगी तो ये स्वस्थता की नहीं विकलांगता की निशानी होगी। समाज में जिस तरीके से गैर बराबरी है, जिस तरीके से डिस्पैरिटीज है, इस डिस्पैरिटीज को यदि हम कम नहीं करेंगे तो समाज सशक्त नहीं होगा। और एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 40-50 साल पहले इस देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, और ये उदाहरण आपसे बेहतर कौन जानेगा। ये महाराष्ट्र की क्रांतिकारी घटती है। सावित्रीबाई फुले जब पढ़ने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, इसीलिए अपने साथ वो एक साड़ी एक्स्ट्रा रखती थी और स्कूल पहुंच करके वो गंदी साड़ी जिसके ऊपर गोबर फेंका गया हो उसको बदल करके दूसरी साड़ी पहन करके पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी। सावित्रीबाई फुले यदि पढ़ी नहीं होती तो आज महिलाओं को शिक्षा मिला होता, और आज यदि महिलाओं को शिक्षा नहीं मिला होता तो क्या हमको कल्पना चावला मिलती। झांसी की रानी का यदि यह देश है तो झांसी की रानी को जब मौका मिला तो अपने राज के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। उसी तरीके से झांसी की रानी की जो बेटियां हैं इनको भी जब मौका मिलेगा तो ये अशिक्षा से लोहा ले सकती हैं, गैर बराबरी से लोहा ले सकती हैं, और इस देश के भीतर पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके चांद पे भी जा सकती हैं और हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। उनको अवसर तो दे करके देखिए। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को अवसर देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अवसर देने का जो हमारा बुनियादी संवैधानिक अधिकार है उसको छीनने के लिए तरह तरह का भ्रम फैलाया जाता है। क्या भ्रम फैलाया जाता है कि आरक्षण देने से ही हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। तो एक बात हमको बता दीजिए, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, भारत में संविधान लागू हुआ 1950 में। 1950 से आपने दलितों और आदिवासियों को आरक्षण देना शुरू किया, ओबीसी को तो आरक्षण काफी बाद में मिला। तो उससे पहले जितने भी चीज का प्रयोग हुआ है वो भारत में होना चाहिए ना। टैंक का आविष्कार भारत में होना चाहिए, हवाई जहाज का आविष्कार भारत में होना चाहिए, सैटेलाइट का आविष्कार भारत में होना चाहिए, मोबाइल का आविष्कार भारत में होना चाहिए, टीवी का आविष्कार भारत में होना चाहिए, कैमरा का, माइक्रोफोन का, हर चीज़ का आविष्कार भारत में होना चाहिए ना। ये सारी चीज़ों का आविष्कार यूरोप में क्यों हो रहा था? तब तो भारत में आरक्षण नहीं था ना, तब तो नहीं भारत में आरक्षण था, फिर भारत में क्यों नहीं विकास हो पा रहा था? ये एक झूठ है। इस झूठ को इस तरीके से बोला जाता है कि ये सच दिखाई दे। और मैं कहता हूँ कि भारत में तब आरक्षण था, और वो आरक्षण सिर्फ और सिर्फ एक जाति को प्राप्त था कि वही वेद पढ़ सकता है और वही वेद सुन सकता है। दूसरा कोई वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाएगा। इसे आरक्षण था, और इसी आरक्षण के चलते
भारत में हवाई जहाज का आविष्कार ना हो करके अमेरिका में हवाई जहाज का आविष्कार हुआ। इस देश के भीतर एकलव्य को यदि सही तरीके से धनुष चलाने के लिए सिखाया जाता तो हम धनुष से जरूर मिसाइल बनाए होते, लेकिन आपने एकलव्य को धनुष चलाने नहीं दिया, उसका अंगूठा काट लिया। इसीलिए सारा डेवलपमेंट यूरोप और अमेरिका में हुआ और भारत में डेवलपमेंट नहीं हो पाया। आज भी अगर हम इस बात को इतिहास से सबक लेना चाहते हैं तो हमको ये बात सीखनी चाहिए कि इस देश की जितनी भी गरीब जनता है उसके सवालों को हमको बुनियादी तौर पे हल करना पड़ेगा। अगर हम ये करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि हम इस देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। इसीलिए हम आप तमाम लोगों से ये अपील करने के लिए आए हैं कि हम कोई चुनावी रैली में आपके साथ नहीं हैं, कोई चुनाव प्रचार करने के लिए हम आपके बीच नहीं आए हैं। हम आपसे सिर्फ और सिर्फ संवाद करने के लिए आए हैं, और इस बात के लिए संवाद करने के लिए आए हैं कि आज देश के भीतर संविधान के ऊपर हमला है, और संविधान के ऊपर हमला होने का मतलब है कि इस देश की जो बहुजन जनता है, इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है, उसके हक अधिकार को छीन करके इस देश के मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ये तमाम संसाधन सौंपने की तैयारी चल रही है। यह जो साजिश है, इस साजिश को हमको समझना चाहिए, और इस देश के भीतर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे, संभाजी महाराज और साहू जी महाराज ने जिस आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिस बराबरी के आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसके लिए ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया, उस संघर्ष को आज हमको याद करने की जरूरत है। और संघर्ष को याद करते हुए हमारे आसपास की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं से जूझने के लिए, उन समस्याओं से निपटने के लिए हमको एकता की जरूरत है, और उस एकता को खंडित करने के लिए ही आज इस देश के भीतर डर का माहौल बनाया जा रहा है। इस डर का माहौल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान करके उनका जो बुनियादी सवाल है, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, रोजगार का सवाल, बराबरी का सवाल, इन सवालों को नजरअंदाज किया जा सके। इसीलिए इन सवालों पे एकजुट होने के लिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि देश में तमाम तरीके की जनता जो न्याय पसंद है, जो संविधान में भरोसा करती है, जो लोकतंत्र में भरोसा करती है, उसको एकजुट हो जाना चाहिए। उसको एकजुट इसलिए होना चाहिए कि इस देश के तमाम चोर आज इकट्ठे हो गए हैं। अगर जब चोर इकट्ठे हो गए हैं तो उनसे लड़ने के लिए इस देश की तमाम जनता को भी एकजुट हो जाना चाहिए। वो अगर आपका हक और अधिकार छीन रहे हैं तो अपना हक और अधिकार बचाने के लिए आप तमाम लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। इसीलिए आज इस देश के भीतर आमने सामने की लड़ाई छिड़ी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ा देना चाहते हैं, समाज के भीतर सामाजिक न्याय का जो सवाल है उसको धज्जियां उड़ा देना चाहते हैं। दूसरी तरफ इस देश की शोषित वंचित जनता है जिसको न सिर्फ संविधान की रक्षा करना है बल्कि इस देश में मोदी जैसी व्यक्ति को हरा करके इस देश को भी बचाने की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा।